राजस्थान के एकमात्र सीट अंता पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और नरेश मीणा ने इस बार चुनाव लड़ने की ठान ली है। उनका कहना है कि भले ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन वे चुनाव मैदान में अपने समर्थकों के दमखम पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। मैं संकल्प के बारे में पहले आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो खुद नरेश मीणा ही बताएंगे क्या संकल्प है अंता चुनाव को लेकर। उससे पहले नरेश जी, तय कर लिया चुनाव लड़ना है? हाँ बिल्कुल सर। कैसे, किस दमखम पे, किस आधार पे? क्योंकि न तो कांग्रेस ने टिकट दिया, न बीजेपी अपने नए प्रत्याशी को उतारने वाली है। मैं तो नीली छतरी वाले के आशीर्वाद के भरोसे और जनता के आशीर्वाद के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। उम्मीद है छबड़ा में, देवली उनियारा में जो कमी रह गई थी वो अंता की जनता उसको पूरा करेगी और मुझे विधानसभा भेजेगी। 2003 सबसे पहले आपने छबड़ा में ताल ठोकी थी। इन 20 सालों में क्या बदला हुआ नजर आ रहा है, खुद नरेश मीणा, खुद में, आसपास के माहौल में? क्योंकि 12 तो आपका खुद का गृह जिला भी है। देखो, मैं 25 साल से सार्वजनिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ। मुझे जो मिलना चाहिए ऐसा लगता है मुझे नहीं मिला जितनी मैंने मेहनत की। और देवली उनियारा चुनाव के पहले मैं हताश निराश हो गया था। तब मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाने गया। मुझे बताया कि भाई हारेगा सहारा, वो मदद करेंगे। और जब से मैंने वहाँ ढोक लगाई है मुझे एक अलग सी ऊर्जा सी मिली हुई है। अलग सा एक लगता है कि लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। और ये बाबा खाटू श्याम की कृपा है कि अंत में उपचुनाव हो रहा है और उसमें मैंने अपनी दावेदारी करी। मैं वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और जिस तरह का अभी मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद वहाँ से मिल रहा है, वहाँ की जनता ने जिस तरह से मान बना रखा है कि वहाँ रावण रूपी लोग जो राजनीति में बैठे हैं उनको हटाकर इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए जनता लालायित है। तो मुझे भरोसा है कि नीली छतरी वाले का और अंता की जनता का कि इस बार वो मुझे विजयश्री दिलाकर और विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बयान तो आपने सुने होंगे, तो सवाल यही है कि खाटू श्याम जी के साथ यदि कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी ढोक लगाते तो शायद टिकट मिल जाता, क्योंकि रंधावा साहब कह रहे हैं कभी मांगा ही नहीं आपने। ढोक लगाने में तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2002 में पहला राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा, जब छात्र राजनीति में रहा, तब से लेकर अभी तक केवल नेताओं के ढोक लगाता रहा। अगर 25 साल तक नेताओं की जगह, अगर जैसे मैंने पिछले दिनों समरावता के बाद जनता के बीच में गया, जनता के लिए लड़ाई, जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर शुरू से ही नेताओं के ढोक नहीं लगाता और जनता के ढोक लगाता तो शायद अब तक मैं भी विधानसभा में होता। लेकिन मैं जनरली कहता हूँ नेता जो है वो काले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। काला सांप किसी को डस ले तो शायद वो बच जाए, लेकिन नेताओं का डसा हुआ कोई बचता नहीं। इतने जहरीले लोग होते हैं और मुझे तो कई बार डस दिया। लेकिन अब जनता के बीच में जा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि जिस व्यक्ति को नेताओं ने ठगा, इस्तेमाल किया, मेरे कंधे को यूज करके इस्तेमाल किया, ऐसे में अब जनता मेरे को इस बार आशीर्वाद देगी। 2003 एनएसयूआई, आप जब चुनाव जीते थे यूनिवर्सिटी का, एनएसयूआई कांग्रेस विचारधारा से, उसके बाद कई आंदोलन में भी भाग लिया। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इस बार तो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस आपके नाम पे विचार जरूर करेगी, यहाँ तो विचार का भी कुछ बात ही नहीं आई। देखिए, मुझे भरोसा था जिस तरह से राहुल गांधी जी बात करते हैं, अभी जो पिछले समय राहुल गांधी जी के जो शब्दों में जो दलित आदिवासियों के प्रति संवेदनाएं भाव थे, तो मुझे लग रहा था इस बार राहुल गांधी जी के पास अगर मेरी आवाज़ जाएगी तो मेरे को टिकट देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में थे, वो आए नहीं। उसके पहले ही यहाँ बैठे जो लोग थे, जो शायद प्रमोद जैन भाया के धनबल के आगे से प्रभावित थे, उसके धन से वो थे, उन लोगों ने, उनको लगा कि राहुल गांधी तक बात जाए उसके पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दो, और उन्होंने इसलिए जल्दबाजी में टिकट डिक्लेयर किया। जल्दीबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन गहलोत जी तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत इनके आगे जाने की उम्मीद है। पायलट साहब का आशीर्वाद वैसे भी आपके साथ है, हमेशा ये बात सुनने में आया है। गहलोत साहब, जब मैं अनशन पे था तब उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाली थी कि भाई आप अनशन तोड़ दो, और मैंने उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। और अभी उन्होंने जो मेरे लिए जब बोला कि भाई नरेश को गुस्से पे ठंडा रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ने वाला, तब भी मैंने कहा था कि भाई मैं वो सीनियर नेता है, उनकी बात का आदर करूँगा, उनकी बात को मानूंगा। मैंने बदलाव भी किया खुद को, और मुझे उम्मीद भी थी कि भाई गहलोत साहब मुझे चांस दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, अचानक से मेरे से तो कोई बात नहीं की, ना ग्राउंड सर्वे किया, और अचानक से टिकट उस आदमी को दे दिया जिसको एक दिन पहले तो गहलोत साहब और डोटासरा जी, भरत सिंह जी कुंदनपुर के अंतिम जो था उनका दाह संस्कार उसमें गए थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब की दाग के अंतिम उसकी अग्नि भी शांत नहीं हुई,
और उसके पहले ही उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसके खिलाफ, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करते करते भरत सिंह जी चले गए। भरत सिंह जी की एक ही अंतिम इच्छा थी कि मैं ऐसे हाड़ौती में कम से कम इस भ्रष्ट मंत्री प्रमोजन भाया को राजनीति से हटाऊं, और यही कारण था कि उनको मेरे में कहीं न कहीं ऐसा दिखता था कि ये लड़का इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। तो उनका विशेष आशीर्वाद प्यार भी मुझे लास्ट में मिलता रहा, और जिस तरह से मैंने अनशन तोड़ाया उन्होंने कहा, तो मुझे लग रहा था भाई भरत सिंह जी के यहाँ आए तो भरत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती कि वो इस भ्रष्ट मंत्री प्रमोजन भाया का टिकट काट के किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते। लेकिन ऐसा लगता है कोई संवेदना ही नहीं बची। भरत सिंह जी के प्रति भी कुछ इनके मन में कोई भाव नहीं था, केवल दिखाने के लिए, घड़ियाले आंसू बहाने के लिए वहाँ गए थे। किसने काटा टिकट, ये सवाल है, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं आपके हिसाब से। आपको क्या लगता है किसने काटा? उम्मीदें बहुत थी, अपील बहुत सारी हुई हर जगह से। मुझे तो ऐसा लगता है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने मेरा टिकट काटा, और उनको एक बार वो प्रमोजन भाया के मंच पे गए थे, तब मैंने उनके खिलाफ मैंने बोला था भाई वहाँ नहीं जाना चाहिए। और प्रमोजन भाया के मंच पर या प्रमोजन भाया के इर्द गिर्द वही लोग रहते हैं जो उसके पैसे के प्रभाव में रहते हैं, तो शायद उसका ईगो ले गए होंगे, उसका ईगो हर्ट हो गया होगा। डोटासरा ने प्रेस्टीज बना ली और इसलिए टिकट काट दिया। एक और बात आपने खुद ने कहा कि डोटासरा जी और बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं लिंक है, आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। ये तो सारी राजस्थानी कह रहा है, पूरा राजस्थान ही जानता है कि डोटासरा और बीजेपी मिली हुई है। जैसे धारीवाल जी और ओम बिरला मिले हुए हैं, जैसे प्रताप सिंह सिंघवीर प्रमोजन भाया मिले हुए हैं, ऐसे सारा राजस्थान जानता है कि डोटासरा जी जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी से साठगांठ रखते हैं। लेकिन बहुत उगलते हैं वो तो, उनके बीजेपी के खिलाफ लंबा चौड़ा बोलते हैं। पिपलोदी मामले में कुछ बोले हो तो बताओ। एक जमोरा मरमे का आदिवासी लड़का मर गया, गोपाल मीणा उनका जिला अध्यक्ष था, उसको पीट पीट के लाल कर दिया था पुलिस ने, वहाँ एक शब्द नहीं बोले। अभी जो टिकट दिया वो किस व्यक्ति को दिया, कैसे दिया है, सारी दुनिया जानती है। एक चीज़ और बताइए, अभी आपने बोला कि धन बल बहुत बड़ा वहाँ पे काम कर रहा है। एक किसान आदिवासी का बेटा कैसे इतने बड़े बड़े लोगों से, बड़े लोगों से, क्योंकि प्रमोद जैन भाया जैसे नाम बता दें जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, आप खुद कह रहे हैं पैसे वाला है, बीजेपी पता नहीं क्या किसको देगी, कैसे आप देखो मैदान में? गलत काम करने वाला व्यक्ति, गलत धंधा पानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी इतने बड़े लोगों से लड़ नहीं सकता। इनसे लड़ने के लिए ईमान चाहिए और इनसे लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। एक सत्यपाल जी मलिक जो अब नहीं रहे, वो गवर्नर थे बीजेपी से मिनिस्टर भी रहे थे। वो खुला बोलते थे मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, और वो कहते थे कि भेजो मेरे पास ईडी सीबीआई, क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदारी की आवाज़ था। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब पर अभी जब वो अंतिम उस पे थे, तब उनकी राजस्थान में शायद उनसे बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था, उन पे भी इन्होंने लांछन लगाया था बीजेपी वालों ने कि उनकी पत्नी के नाम पे भ्रष्टाचार के, और बाद में लज्जित होकर बीजेपी को मुकदमे वापस लेने पड़ा। उसी तरह सत्यपाल मलिक, भरत सिंह कुंदनपुर की तरह ही कोई ऐसा नहीं है जिससे कि कोई मेरे को दबा सके। आज न कोई इस तरह का कोई आक्षेप भी नहीं लगा पाए। लगाते हैं केवल कोई आंदोलन करता हूँ, धरना प्रदर्शन करता हूँ तो उठा के जेल में डाल देते हैं। अभी भी ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई फिर से नरेश मीणा की जमानतें खारिज करके इसको जेल में डाल दो, डरा दो। लेकिन ये तय कर लिया, मन में भी ये मन बना लिया कि चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, यहाँ तक कि चाहे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इनके आगे झुकूंगा नहीं, इनके आगे दबूंगा नहीं और लड़ता रहूँगा। प्रयास है कि हाड़ौती को इन धन्ना सेठों से, इन व्यवसायिक राजनीति करने वालों से, व्यापार की राजनीति करने वालों से छुटकारा दिला पाऊँ। मेरा प्रयास अब जनता कितना आशीर्वाद देगी, कितना साथ देगी, जनता की जनता इस चुनाव में तय कर देगी। 14 तारीख को आप नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं, और शायद एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी ये देखना चाहती है कि कितनी ताकत है, कितनी जनता का सपोर्ट है। उस दिन एक झलक नज़र भी शायद आ जाएगी। आपके समर्थक जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे इस बात को लिख रहे हैं, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जनता के बीच तो चुनावी मुद्दे ही काम आकर करेंगे। क्या क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें आप जनता के बीच में ले जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की तारीख में अंता में नहीं, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का है। मैं पहले भी कहता आया हूँ, जिस तरह से आरपीएससी में सुधार हुए हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार को लेकर भी सुधार राजस्थान में होने चाहिए। अगर अंता की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं अंता की जनता को ये गारंटी दूंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त अंता बनाऊंगा। चाहे वो थाना हो, तहसील हो, पटवार घर हो, बिजली घर हो, पीएचडी का घर हो, किसी भी दफ्तर में अगर मैं एमएलए बन गया तो भ्रष्ट अधिकारी अंता की धरती पर नौकरी नहीं करेगा।
वही व्यक्ति, वही अधिकारी कर्मचारी अंत में नौकरी करेगा जो ईमानदार होगा, और अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे कि उसकी ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि लड़ाई कितनी बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़ी पार्टियों से है आपकी तो नई पार्टी बनी। अब लड़ाई मेरी नहीं है, अब वो बड़े लोगों की लड़ाई मेरे से है। अब वो बड़े लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने तो जो क्रांति पैदा की थी, मैंने जो जन जागृति अभियान चलाया है हाड़ौती में, और ये चुनाव भी मेरा जन जागृति अभियान रहेगा, आंदोलन का हिस्सा रहेगा। ये मैं चुनाव ही नहीं होगा, ये आंदोलन होगा। 1 महीने हाड़ौती की धरती पे आंदोलन होगा, जिसमें पूरे राजस्थान देश से किसान हितैषी लोग, गरीब हितैषी, मजदूर हितैषी लोग जब इस आंदोलन में शरीक होंगे, वहाँ जब जनता की धरती पर अच्छे अच्छे लोग भाषण दे के आएंगे। मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, हरियाणा से फ़ोन आ रहे हैं, पंजाब से फ़ोन आ रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि निराश मत होना, रुकना मत। हम तमाम राजस्थान देश से लोग आपके आंदोलन में आएंगे, आंदोलन में शरीक होंगे, और इन धन्ना सेठों को, इन पूंजीपतियों को, व्यापार की राजनीति करने वालों को, इन पैसों को से अपना घर भरने वालों को, जेबें भरने वालों को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझे भरोसा है ये चुनाव राजस्थान देश में इतिहास रचेगा। आपने कहा मुद्दे की बात, तो मैंने कहा पहला मुद्दा मेरा भ्रष्टाचार है। दूसरा मुद्दा, वहाँ नदियाँ हमारे यहाँ बहुत है, उनमें बजरी का दोहन होता है, बजरी खनन होता है, लेकिन बजरी का अवैध खनन होता है। ठेकेदार बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं और आम जन को बजरी बहुत महंगी मिलती है। उसके खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। अभी 14 तारीख को घोषणा कर दूंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरे रहते हुए बजरी का एक्स्ट्रा दाम नहीं लेगा, आम जन को सुलभ और उचित दामों में बजरी मिले। 14 तारीख तो अभी दूर है। बहुत सारे राजनीतिक दल आप पे डोरे भी डाल रहे हैं कि हमारी पार्टी से टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो। बीजेपी की भी कोशिश होगी कि नरेश मीणा किसी तरह चुनाव मैदान में नहीं रहे। नुकसान तो होना ही था। तो देखिए, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियों को भांपते हुए मैंने तय किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। राजस्थान में एक ही सीट पे उपचुनाव है। जो लोग कांग्रेस बीजेपी से इतर सोचते हैं, कांग्रेस बीजेपी के वैचारिक रूप से उनके खिलाफ है, उन तमाम लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। तमाम राजनीतिक दल कोई भी हो, मैं अरविंद केजरीवाल जी, आरएलडी, सपा, अभी मैं सपा के विधायक महोदय अतुल प्रधान जी से मेरी बात हुई, वो मेरे चुनाव में आ रहे हैं, और हो सकता है कल मैं अभी टाइम फिक्स कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब से मिलना चाहता हूँ यूपी जाके, और उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने चुनाव में। गुडा साहब मेरे चुनाव का संचालन करेंगे। गुडा साहब भी 2 बार से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, झुंझुनू और उदयपुर वाटी। उनका चुनाव संचालन का एक बड़ा अच्छा उनका हुआ है, वो रहेंगे। उस क्षेत्र में 12 में भी जो हमारे जो साथी हैं, बहुत जिन्हें लगता है कि राजनीति बदलनी चाहिए हाड़ौती की, वो तमाम लोग मेरे साथ रहेंगे और इस बार हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक खबर आपने शायद सुनी होगी कि वसुंधरा राजे के पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए। मैडम बताइए कैसे चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो गढ़ माना जाता है 12 झालावाड़ वगैरह ये वाला। देखो, वसुंधरा जी का इन्होंने बहुत बड़ा अपमान तो उसी दिन कर दिया था जब इन्होंने कंवरलाल जी मीणा को, एक बीजेपी का विधायक होने के बावजूद भी ओम बिरला और प्रमोद जैन भाई ने मिलकर और उनकी रद्द करवा दी थी विधायकी। वसुंधरा जी अभी गुस्से में है, नाराज है। ये लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं वसुंधरा जी को। अब ये टिकट डिक्लेयर होने के बाद पता लगेगा कि टिकट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे पहले तो था कि भाई चुनाव ही नहीं होंगे, अब ऐसा लग रहा है कहीं नरेश के डर से कि प्रमोद जैन भाया से मिलकर ऐसे कैंडिडेट को नहीं उतार दे जिसकी वजह से भाया को फायदा हो। अब एक आखिरी सवाल, पहले मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ, आप दृश्य देखिए। ये नरेश मीणा है, इन्होंने पाँव में चप्पल तक नहीं पहना है, पाँव में चोट भी है, खून भी निकल रहे हैं। हालांकि आंदोलन के चलते कई बार ऐसे ही दिखता है, लेकिन चुनाव का वक्त है, जगह जगह गली मोहल्ले हर जगह घूमना पड़ेगा। जूते चप्पल क्यों नहीं पहने, इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, खुद नरेश मीणा हमें बताएंगे। ये क्या राज है सर, आपने जूते चप्पल कुछ नहीं पहने? यहाँ पर जितने लोग हैं सबने तो पहन रखे हैं। देखो, सब लोग ये सोचते हैं कि मैं जिस दिन एमएलए बन जाऊंगा उस दिन पहन लूंगा, या मैं सांसद बन जाऊंगा उस दिन पहन लूंगा, लेकिन ये मैंने प्रण 2-3 प्रण ले रखे हैं। एक तो मैंने साफा छोड़ रखा है, मैं पगड़ी नहीं बांधता। स्वागत अगर कुछ नहीं, हाँ, साफे के रूप में मैं पगड़ी नहीं बांधता, मैंने साफा छोड़ रखा है। और मैंने चप्पल जूते भी छोड़ रखे हैं, और इसीलिए इसी प्रण के साथ छोड़ रखे हैं कि मैं हाड़ौती को इन पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से आज़ाद कराना चाहता हूँ। जिस दिन इन धन्ना सेठों को मैं लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, और जिस दिन किसानों के बेटों को, किसान वर्ग के लोगों को वहाँ विधानसभा लोकसभा का रास्ता प्रशस्त कर दूंगा, उसी दिन मैं ये चप्पल और जूते पहनूंगा। तो उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार का जो अंता का चुनाव हो रहा है
उसके बाद आपके समर्थक आपके पैरों में जूते चप्पल पहने। नहीं नहीं, इससे अंतर का कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कोटा लोकसभा क्षेत्र, जो 4 धन्ना सेठ वहां बैठे हैं, कुंडली बनाकर बैठे हैं, जो पैसे की राजनीति करते हैं, जो धन, उनको जिस दिन लोकसभा विधानसभा में रोक दूंगा उस दिन पहनूंगा। उससे पहले नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आप जनता की जनता से क्या कहना चाहेंगे, या जो आपको लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता की जनता से मैं कह रहा हूं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद करते हैं किसान के बेटे को टिकट दे, कांग्रेस ने तो नहीं दिया। मैं तो ये कि भाई मुझे वोट दे, मुझे जिताए, लेकिन कोई अगर आदमी मेरे से असंतुष्ट है, मेरे से संतुष्ट नहीं है, मेरे कोई काम को उनको पसंद नहीं करते, भाया को ना जिताए, भाया को वोट ना दे, भाया को वोट देकर उसके भ्रष्टाचार में, उसकी चोरी में शामिल नहीं हो। जो लोग भाया को वोट देंगे, भाया के मंच पे जाएंगे, वो वही लोग होंगे जो कहीं न कहीं से भाया के पैसों की वजह से प्रभावित है। कल अगर मैं कोई माली समाज का व्यक्ति अगर अंतर से कांग्रेस का चुनाव, बीजेपी से चुनाव लड़ता है, उसको दे दे, मेरे को दे दे। अगर कोई किसान का बेटा, किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अगर जैसे धाकर समाज को मिल जाए, माली समाज को मिल जाए, किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल जाए बीजेपी से, उससे मेरा चुनाव बड़ा सौहार्दपूर्ण रहेगा। जैसे मैं देवली में लड़ा, तो देवली में मेरे खिलाफ राजेंद्र जी गुजर थे, तो उनसे बड़ा मेरा सौम्य और शालीनता का चुनाव रहा। मैं एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला, वो भी किसान के बेटे थे। मेरा गुजर समाज से बड़ा अच्छे संबंध मैंने स्थापित किए हैं। तो ऐसा ही चुनाव अगर अंता में किसी किसान का बेटा आएगा तो बड़ा सौहार्दपूर्ण और साम्य उससे रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथियों से भी और मेरे सब लोगों से आग्रह भी करूँगा कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी न करे जिससे कोई नुकसान हो। एक आखिरी सवाल सर, अशोक गहलोत ने भी आपको कहा थोड़ा गुस्सा कम करे, अगर गुस्सा कम करे तो भविष्य आगे हो सकता है। आपने भी कहा कि अब नरेश मीणा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन गांधीवादी तरीके से करने से फ़ायदा नहीं हुआ। गुस्सा कम होगा आपका, क्योंकि गुस्से के लिए ही आपके समर्थक भी कई बार डर जाते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ। मंदिर भी गया था अभी एक जगह, ये मंदिर पे पूजा करा के आया हूँ कि भाई मेरा गुस्सा भगवान कुछ ऐसा दो, मेरे में कोई कमी हो उसको दूर करो। लेकिन क्यों आ जाता है बार बार गुस्सा आता है? 25 साल हो गए भाई साहब, और कुछ बदलाव नहीं होता, सिस्टम वैसे ही है, तो गुस्सा आता है। कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। बड़ी बात कही है। नरेश मीणा है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं यहाँ पर, और कई बात कह रहे हैं कि आप वोट चाहे किसी को दीजिए, लेकिन धन्ना सेठों को मत दीजिए, ज़मीन से जुड़े लोगों को आप वोट दीजिए, वही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यह भी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल अगर इनकी विचारधारा इनसे सहमत हैं तो जो इन्हें समर्थन देने आएगा उसका समर्थन भी ये लेंगे। एक और बड़ी बात कही है कि जब तक ये कोटा संभाग यानी हाड़ौती को बड़े पूंजीपति लोगों से मुक्त नहीं करा देते, जब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। ये इनका बड़ा संकल्प भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।